देखिए, कल की कक्षा में हम आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन में वर्ग 3, 4, 5 के तथ्यों के अलावे जो 4-5 प्रश्न अतिरिक्त रहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में, तो उनके बारे में बताए थे और उसका आधा हिस्सा हम क्या किए थे, ख़त्म किए थे। और आज जो उनका शेष भाग है उनको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो भी रिकॉर्ड कर देते हैं तो बाद में भी आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, पिछली बार सीटेट की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी उसमें राज्यों का जो लोक नृत्य है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों का 3, 4, 5 के पर्यावरण का जो सिलेबस है उसमें केवल 2 तरह के नृत्य की क्या है, चर्चा है। एक चेराओ नृत्य जो कि फसल कटाई के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में, तो वहाँ पर आपको चेराओ नृत्य होता है। बांस के डंडी को ज़मीन पर पटकता है, बीच में से आदमी उछलता है, पढ़े थे ना। तो वह चेराओ नृत्य कहाँ पर होता है, मिजोरम में। एक बिहू नृत्य था ना, जो कि कहाँ पर होता है, आपको असम में बिहू पर्व के अवसर पर ना, बिहू का त्यौहार के अवसर पर वहाँ के लोग नृत्य करते हैं। इनके अलावे कुछ अतिरिक्त देश के अलग अलग राज्यों के फेमस लोक नृत्य है जिनको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। जैसे कठपुतली और घूमर। कठपुतली और घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली और घूमर राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है। पाइका और छऊ। पाइका और छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। जात्रा और कीर्तन। जात्रा और कीर्तन ये कहाँ का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, रासलीला और कजरी। रासलीला और कजरी ये उत्तराखंड का क्या है, आपको फोक डांस है, लोक नृत्य है। गरबा जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है, आपको ये गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और कहाँ का, पंजाब का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है, लोक नृत्य है। विदेशिया और जट जटिन ये आपको हमारे बिहार का क्या है, लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपको केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का, केरल के बारे में बहुत सारा बात आप लोगों को याद रखना है। क्या सब, केरल की भाषा मलयालम ना। केरल में मतलब टेपुओका उगाया जाता है आंगन में। नारियल तेल की करी के साथ उसको खाना लोग क्या करते हैं, टेपियोका को ही कसावा और या कप्पा भी कहा जाता है ना। केरल में लकड़ी का छोटा नाव क्या कहलाता है, वल्लम कहलाता है। इसी तरह लकड़ी का बड़ा नाव फेरी कहलाता है ना। ये सब बात केरल के बारे में आप लोगों को याद रखना है, जो कि 3, 4, 5 के EVS के बुक में है। और चेराओ नृत्य कहाँ पर होता है, मिजोरम में। तो मिजोरम का चेराओ नृत्य, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य, तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा
गुजरात का, कजरी और रासलीला उत्तराखंड का, न यक्षगान कर्नाटक का, पायका और छऊ झारखंड का, कठपुतली और घूमर राजस्थान का, जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल का, फेमस लोक नृत्य है, फोक डांस है। इनको आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इनके बाद जो है आपको हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां जो है क्या करती है, निवास करती है, जिसको हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, मूल निवासी भी कहते हैं। इसमें कुछ खास जनजाति कुछ खास राज्यों में ज़्यादा संख्या में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो हम लोग इनको भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। भील जनजाति जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और भी राज्य में पाया जाता है, लेकिन गुजरात मध्य प्रदेश में ज़्यादा संख्या में भील होता है। गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि राज्यों में पाया जाता है। और भी राज्य में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि याद रखिए इसी दो ठों में पाया जाता है, और में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा संख्या इन राज्यों में है। हिमाचल और कश्मीर में गद्दी का ज़्यादा जनसंख्या है, गुजरात मध्य प्रदेश में भील जनजाति का ज़्यादा संख्या है। गोंड जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है। कौन, गोंड ना। भारत में सबसे मतलब सभी प्रकार के जनजातियों में सबसे ज़्यादा संख्या गोंड जनजाति का ही है, ठीक है। गारो और खासी पहाड़ी का भी नाम है, जनजाति का भी नाम है। ये आपको मेघों के घर मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा विश्व में क्या होती है, वर्षा होती है ना। तो गारो और खासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय में। बंजारा जनजाति जो है वह गुजरात में, महाराष्ट्र में, यानी भारत का जो पश्चिमी राज्य है वहाँ पर आपको पाई जाती है। मिजो और कुक्की जनजाति जो है वह मिजोरम में पाई जाती है। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया कहाँ पर, राजस्थान में। और चांगपा जनजाति जो है वह लद्दाख में पाई जाती है। चांगपा जनजाति के बारे में पढ़े हैं, पश्मीना ऊन के लिए बकरियां वह पालते हैं, बताए थे ना। तो भील कहाँ पर, गुजरात और मध्य प्रदेश में। गद्दी जो है कहाँ पर, हिमाचल और कश्मीर में। गोंड जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि जगहों पर न। गारो और खासी जनजाति जो है वह मेघालय में। बंजारा जो है गुजरात और महाराष्ट्र में। मिजो और कुक्की जनजाति मिजोरम में। सहरिया जनजाति राजस्थान में। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। इनको क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उनके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भारत में वर्तमान में आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या है, राज्य है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुई थी उस समय तक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी। कितनी थी, 9 थी और 28 राज्य थे। लेकिन दादर और नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अब दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ये कन्फर्म आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें एक है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और उनकी राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है आपको लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है और उनकी राजधानी कवारत्ती है। कहाँ है, कवारत्ती। एक चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक खुद का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये आपको चंडीगढ़ हो गया तीसरा। चौथा है आपको कौन, दिल्ली ना। भारत की राजधानी भी दिल्ली है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है ना।
आधा राज्य है सेमी स्टेट है, केजरीवाल जी अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उनके बाद 4 गो हो गया। 5वां है आपको पुद्दुचेरी। कौन? पुद्दुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी भी कहा जाता था ना। ये बंगाल की खाड़ी में क्या है आपको स्थित है। और पुद्दुचेरी का राजधानी भी पुद्दुचेरी ही है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये अरब सागर में स्थित है और इनकी राजधानी कहाँ पर है? दमन में। कहाँ पर? दमन में। एक जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ये राज्य था पहले, धारा 370 हटने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और एक लद्दाख आपको केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। जम्मू होगा, कश्मीर भी होगा। जम्मू कश्मीर दोनों कंबाइंड। तो अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप का कवारत्ती, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का नई दिल्ली, पुद्दुचेरी का पुद्दुचेरी न, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का दमन न, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। ये आपको 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश है ना। और 28 जो है वो भारत में क्या है? राज्य हैं। तो ये राज्य राजधानी तो आप लोग बचपन से याद किए होंगे ना। इसमें एक राज्य है आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिससे हाल ही में तेलंगाना अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती बन गई है, प्रस्तावित है वह आंध्र प्रदेश का। और तेलंगाना का क्या? हैदराबाद। वैसे बचपन से हम लोग याद किए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। हाँ, और ये राजधानी नोट में लिखा हुआ है ही, तो इनको हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बार बोल देते हैं 2 सेकंड में। बिहार का पटना, असम का दिसपुर न, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, आंध्र प्रदेश अमरावती, उत्तर प्रदेश लखनऊ, कर्नाटक का मंगलूर, केरल का तिरुवनंतपुरम न, उनके बाद गुजरात का गांधीनगर अहमदाबाद, त्रिपुरा का अगरतला, तमिलनाडु का चेन्नई या मद्रास न, पंजाब का चंडीगढ़, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, हरियाणा का चंडीगढ़, महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान का जयपुर, मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गंगटोक न, हिमाचल प्रदेश शिमला, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मिजोरम आइजॉल, उत्तराखंड देहरादून न, गोवा का पणजी, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद न। देखिए, पिछले एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है न। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झार न, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा न, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड न। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। ये याद रखना है। देखिए, इनके बाद पर्यावरण में आप लोगों को जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय न, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल जो सबस्टांस है, इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, जो भी कचरा आपके घरों से निकलते हैं उनमें कुछ जैव निम्नीकरणीय होते हैं, कुछ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से न आसानी से सरगन जाते हैं वो आपको जैव निम्नीकरणीय है, और जो आसानी से नहीं सड़ते गलते न, या जो अपघटित नहीं होते, वह क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय है न। तो जैव निम्नीकरणीय में जैसे कागज़ है न, या कोई भी वनस्पति उत्पाद है, वनस्पति से कोई भी उत्पाद है, ठीक है। उनके बाद कागज़ भी वनस्पति उत्पाद ही है, छिलका है न। यानी सीधा समझिए ना कि वनस्पति और जंतु उत्पाद जो भी है, जो नेचुरली आपको हमको उपलब्ध है, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है, वो जैव निम्नीकरणीय है न। और जैव और निम्नीकरणीय कौन है? कुछ जो केमिकली आपको प्रोडक्ट के रूप में है, खास करके पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब जो है,
ना, वो क्या है आपको जैव और निम्नीकरणीय DDT, ये भी क्या है आपको जैव PVC, यानी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ठीक है, या कुछ खास रसायन है जो कि आपको क्या होते हैं जैव और निम्नीकरणीय होते हैं। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। कचरा का डिब्बा शहर सब में कितना रंग का होता है? 2 रंग का होता है। किस किस कलर का होता है? एक हरा होता है और एक ब्लू होता है, ग्रीन और ब्लू। वैसे हम भी इसमें कंफर्म नहीं है, अंदाज से ही बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन हम जैसा नज़र पर आए, एक ग्रीन रहता है, एक ब्लू रहता है। तो ये पूछ देता है कि फलां के घर से फलां कचरा निकला, उसमें कौन कचरा वह ग्रीन वाले में डालेगा, कौन जो है ब्लू वाले में डालेगा। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जैसे का जो भी वनस्पति और जंतु उत्पाद है, जैसे छिनका, ये सब कागज़ न, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको किस में डालेगा? ग्रीन वाले में। और जो भी जैव और निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो सड़ने गलने वाला नहीं है, वो किस में डालेगा? ब्लू वाला में डालेगा। इसके बाद आपके EVS के बुक में 2 गो मिश्र धातु का चर्चा है, ठीक है। एक गो आपको पीतल का है और एक कांसा का है। तो पीतल जो है, पीतल ब्रास, वह तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है, Cu और Zn। कॉपर और जिंक, नाम बदल के दे सकता है, कॉपर दे दे, Cu दे दे, तांबा दे दे तो एक ही बात है, जिंक दे दे, जस्ता दे दे, Zn दे दे तो एक ही बात है। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। और तांबा और टीन ना, तांबा को कॉपर या Cu लिख सकता है, और टीन को स्टेनिक या Sn भी क्या कर सकता है? लिख सकता है। तो तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा। कांसा एक ऐसा मिश्र धातु है जिसका मानव बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही प्रयोग करता आ रहा है ना। पहले कांसा का ही खोज हुआ, धातु में पहले तांबा का, मिश्र धातु में पहले कांसा का क्या हुआ? खोज हुआ। तो वैसे तो और भी बहुत सारे मिश्र धातु हैं, लेकिन आप 1 to 5 EVS का जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए इसी 2 को याद रखना आपके लिए क्या है? काफ़ी है। इनके बाद आपको कुछ जो सामान्य रोग होते हैं और उन रोगों के जो कारक हैं, उनको आप लोगों को दिमाग में रखना है। देखिए, सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव का 5 वर्ग होता है, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु। उसमें शैवाल जो है उनको छोड़ करके इधर जो 4 गो चीज़ है ना, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु, इनसे हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जीवाणु से रोग उत्पन्न होते हैं या सभी कवक से रोग उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीव में हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में बदलता है। चमड़ा का जो शुद्धिकरण होता है, किसका? चमड़ा का न, उसमें भी आपको जीवाणु का क्या होता है? प्रयोग होता है न। इसी तरह कवक का प्रयोग आपको किण्वन में होता है, शराब सब बनाने में होता है, डबल रोटी, केक, ये सब बनाने में भी कवक का क्या होता है? यूज होता है। तो सारे सूक्ष्मजीव किसी भी वर्ग का हमारे लिए न तो लाभकारक है न ही हानिकारक है। तो कौन कौन रोग, कुछ कॉमन रोग जो कुछ खास प्रकार के सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? त्वचा, तो हाँ, हाथ में रहता है, आपको चर्म रोग है। तो कुष्ठ रोग हो गया। टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, हैजा, जो कि दूषित जल के सेवन से होता है ना। इसके बाद निमोनिया, ये सब किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। जो भी खतरनाक रोग है जो जल्दी खत्म नहीं होता ना, लाइलाज बीमारी सब, जैसे सर्दी जुकाम, कभी पूरा ठीक होता है किसी को, कुछ दिन के लिए हो गया, फिर 2 महीना के बाद हो गया ना। तो सर्दी जुकाम हो गया, कैंसर हो गया ना, उनके बाद जॉन्डिस या पीलिया हो गया, जिसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, एड्स हो गया, उनके बाद कोरोना हो गया ना, या आपको
और भी बहुत सारा रोग है ना, जो कि किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। उनके बाद प्रोटोजोआ के कारण भी रोग होते हैं, जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर ना आपको काटेगी तो आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ चली जाएगा और इससे आपको मलेरिया का रोग हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष से बनी दवाइयों के छाल से बनी दवाई का प्रयोग करना होगा। मलेरिया आप लोग पढ़े हुए हैं 3, 4, 5 के ईवीएस में ना। रोनाल्ड रॉस जो है वह आपको इंग्लैंड के थे और भारत में ना उस समय जब इंग्लैंड का शासन था तो भारत में आकर के लोग नौकरी करता था इंग्लैंड अंग्रेज सब। तो सिकंदराबाद जो भारत का शहर है वहाँ वो डॉक्टर के रूप में थे और उन्होंने ही रिसर्च किया था कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी जो आपको प्रोटोजोआ है वो मादा एनीफिलीज मच्छर के पेट में पाया जाता है और इस खोज के लिए 1902 ईस्वी में उसे नोबेल पुरस्कार भी हासिल हुआ था। 3, 4, 5 ईवीएस में आप लोगों को अच्छी तरह ये चीज़ बताए हुए हैं। तो मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया या पेचिस ना, ये आपको किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। दाद, खाज, खुजली ये सब किसके कारण होगा, कवक के कारण होता है। फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव का भी रोग कहते हैं वो आपको कृमि के कारण होता है। इसी तरह सुअर का अधपका मांस खाने से टेनियसिस हो जाता है, वो भी किसके कारण होता है, कृमि के कारण होता है। भोजन विषाक्तन के कारण होने वाला जो रोग है वो बॉटुलिज्म है। कौन है, बॉटुलिज्म, जो कि पॉइजनस फूड खाने के कारण होती है, खतरनाक रोग होता है। तो ये सब आपको क्या है, रोग बीमारी और उनका कारक हो गया। इनमें कुछ रोग संचरणीय होते हैं, संक्रामक होते हैं, कुछ रोग असंचरणीय होते हैं। संचरणीय रोग उसको कहते हैं जो कि आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे कि कोरोना हो गया, यह संचरणीय रोग है ना। इसका जो वायरस है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो यह संचरणीय रोग हो गया। हैजा जो है वह संचरणीय रोग हो गया। टीबी जो है यक्षमा ना, जिसको कि तपेदिक भी कहते हैं, जो आपको जीवाणु से होता है, वो भी किसका उदाहरण है, संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण है। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी नहीं फैलते वो क्या है, असंचरणीय रोग है। एड्स, कैंसर ये सब कैसा रोग है, आपको असंचरणीय रोग है ना। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो हवा, पानी आदि के माध्यम से क्या होता है, बहुत जल्दी फैलता है ना, वो कैसा रोग है, संचरणीय रोग है ना। जो इसके माध्यम से नहीं फैलता वह कैसा रोग है, असंचरणीय रोग है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद मानव में जो पोषण के लिए चरण होता है, मानव में आपको एक पाचन तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और इनके द्वारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, पूरा होता है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसमें बहुत सारे अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जैसे मुख गुहा, माउथ कैविटी जिसमें कि जीभ, दांत, जबड़ा ये सब आ जाएगा। उनके बाद एक माउथ कैविटी में ही आपको ये लार ग्रंथि होता है, लाला ग्रंथि। उनके बाद आपको ग्रास नली हो गया, जिससे कि भोजन फिर नीचे पहुंचता है। उसके बाद अमाशय हो गया ना, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके साथ जुड़ा हुआ ग्रंथि सब भी होता है, यकृत, अग्नाशय ना। उनके बाद आपको मलाशय, मलद्वार, ये मिल करके हमारे पाचन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो माउथ कैविटी, मुख गुहा के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख से ही हमारे भोजन का पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ना। अमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। यदि अत्यधिक मात्रा में इस अम्ल का स्राव होने लगे ना तो हमें एसिडिटी का रोग हो जाता है ना। तब जो है हमको क्या पीना पड़ता है, नींबू पानी।
हैं क्या पीना पड़ेगा? रेगो जो होता है तुरंत पिए तुरंत खत्म है, इनो। नहीं तो मीन कॉप मैग्नीशिया न उनका यूज कीजिए, नहीं तो जिंटेक एसोलेक का क्या कीजिए यूज कीजिए। और भी बहुत आजकल तो ये कॉमन बीमारी है हमारे देश में। उसके बाद अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है न। और तो पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन। पाचन क्या हुआ तो भोजन का जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उनके बाद एक होता है अवशोषण। क्या होता है? यानी हमारे छोटी आंत की दीवारों से रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है और रक्त जो है जो पोषक तत्व है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। फिर पोषक तत्व रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका जो है उन पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तन होता है इनको स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 4 चरण हो गया, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। और फिर लास्ट वाला चरण बहिष्करण होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। देखिए हमारे आसपास पीपल एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात हमेशा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। वैसे सामान्य पौधे जो है वो रात को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोना मना होता है न। लेकिन पीपल जो है दिन रात क्या देता है, ऑक्सीजन ही देता है। भारत में आपको यदि वन्य प्राणियों की बात करें, किसकी बात करें, वन्य प्राणी की बात करें न, जंगल और जंगली प्राणियों की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और भारत और संसार में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, दुनिया का जो औद्योगिकीकरण हुआ, तो इसमें वन्य संसाधनों का काफ़ी क्या हुआ है, ह्रास हुआ है न, उसमें कमी हुई है। और वन हमारे लिए ज़रूरी है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। भारत किसी भी भू क्षेत्र के कम से कम 33% हिस्से पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यदि भारत की बात करें तो ओनली 21% के लगभग क्षेत्र पर क्या है, वन है। अतः वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने की ज़रूरत है और जो वन है उनको संरक्षित रखने की भी क्या है, ज़रूरत है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने क्या किया, तो भारत के जितने भी बड़े बड़े जंगल थे उनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। और उनको राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य आदि का क्या दे दिया, दर्जा दे दिया न। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि आपको उत्तराखंड में है। इनके अलावे कुछ समय पहले तक जो बुक था उसमें 92 दिया हुआ था नेशनल पार्क की संख्या, अभी शायद 100 क्रॉस कर सके, 102 के आसपास होगा न प्रेजेंट टाइम। पता है आपको कितना है, जो भी हो डाटा बदलता रहता है। तो ये आपको राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान जो भी होते हैं नेशनल पार्क, वो सरकार द्वारा संरक्षित होती है, आम व्यक्तियों का प्रवेश उसमें निषेध होता है न। वन विभाग एक अलग होता है, आपको सरकार का डिपार्टमेंट जो कि उसका देखभाल, सुरक्षा, उनके संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करने का क्या करती है, कार्य करती है। भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है कुछ खास चीज़ों के लिए क्या है, फेमस है। जैसे कि आपको ये जो है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान न, वो आपको सिंह के लिए फेमस है। गुजरात का गिर वन किसके लिए फेमस है, सिंह के लिए। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बाघ के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, आपको प्रसिद्ध है। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह हाथी के लिए क्या है, फेमस है न। उनके बाद ये सब आपको प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वैसे बहुत सारा है न, तो उतना तो पूरा जीके आप याद कर नहीं सकते हैं और ज़रूरत भी नहीं है करने का। उनके बाद एक घाना पक्षी विहार है न,
राजस्थान के भरतपुर जिले में ना, जहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ आकर के रहती है ना, तो वो है। हाँ, प्रवासी पक्षी में पक्षी का ना क्वेश्चन में है इसमें। अब वो देखना पड़ेगा ऑप्शन में जो कौन कौन है, उस पर डिपेंड करेगा। प्रवासी एक स्थान पे नहीं रहता। उनके बाद आपको एक्स सीटू प्रयास और इन सीटू प्रयास के बारे में भी क्या रखना है, याद रखना है। एक्स मने बाहर, इन मने अंदर ना। किसी भी वन्य जीव को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षित रखना, किसी भी वन्य जीव को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षित रखना इन सीटू प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप से वातावरण तैयार कर वहाँ वन्य जीवों को सुरक्षित रखना एक्स सीटू प्रयास कहलाता है। जैसे कि अब भारत के जो बड़े बड़े जंगल हैं, अभी हम बताएं ना, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, तो वहाँ जो जीव जंतु है उसको, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक वातावरण है, उसी में सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या है? इन सीटू प्रयास। कौन सा प्रयास? इन सीटू प्रयास। अब बड़े बड़े शहरों में चिड़ियाघर बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पहले से जंगल होता नहीं है, कृत्रिम रूप से जंगल वहाँ स्थापित किया जाता है और वन्य जीवों को ला करके वहाँ पर रखा जाता है, उनके संरक्षण की कोशिश की जाती है। तो वो तो नेचुरल हैबिटेट से अलग एक आर्टिफिशियल रूप से नेचुरल हैबिटेट तैयार किया गया जीवों के लिए और वहाँ पर जीव को ला करके रखा गया। तो इस तरह का प्रयास एक्स सीटू प्रयास कहलाता है। यानी वन और वन्य जीवों के संरक्षण का कितना तरह का प्रयास होता है? 2 तरह का। इन सीटू यानी जहाँ है वहीं पर उसको सुरक्षित करना। एक्स सीटू हुआ कि आर्टिफिशियल रूप से आपको उस तरह का वातावरण पैदा कर जीवों को सुरक्षित रखना। वो कैसा प्रयास कहलाता है? एक्स सीटू प्रयास कहलाता है। आप लोग रेड डाटा सूची के बारे में भी याद रखिएगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर है और इनको चिन्हित करके एक सूची तैयार की गई है वैश्विक स्तर पर, जिसको कि रेड डाटा सूची के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत की कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों से क्या है, जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको मेधा पाटेकर, जिसका नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या आता है, नाम आता है। सलीम अली जो ना, प्राकृतिक उसको कहा ही गया है, नैसर्गिक के बारे में। हाँ, सलीम अली जो है पक्षी वैज्ञानिक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा है जो आधुनिक युग में आपको चिपको आंदोलन शुरू किया था। वैसे चिपको आंदोलन तो शुरू हुआ था आज से 300 वर्ष पहले राजस्थान में अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में ना। तो ये सब है कुछ व्यक्तित्व हैं जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए, पिछले बार क्वेश्चन में हिंद महासागर ना का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसको अरब सागर कहते हैं, उसके तट पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जो हिंद महासागर का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है ना। तो इन दोनों के तटों पर स्थित जो राज्य हैं या इनके अंदर जो आपको केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जो राज्य है ना, उसमें आपको पुदुचेरी ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ना, पश्चिम बंगाल तो है ही, बंगाल मैंने बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम बंगाल नाम याद रह ही जाएगा। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, ये भी याद रह जाएगा। पुदुचेरी भी बंगाल की खाड़ी पर है। उड़ीसा ना, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है ना, वो बंगाल के खाड़ी पर है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हालांकि तमिलनाडु दोनों के तट पर है, चूँकि बंगाल की खाड़ी भी वहाँ करके मिलती है, उधर से अरब सागर भी मिलती है कन्याकुमारी में है। हिंद महासागर तो मध्य में है, उसी हिंद महासागर का 2 पार्ट हो गया, उधर पश्चिम में अरब सागर उसको कहा जाता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी कहा जाता है ना। उसके बाद ये तो हो गया पूर्वी हिस्से में
ना, और पश्चिम हिस्से में कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो पश्चिमी राज्य है आपको ना, केरल कर्नाटक, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और तमिलनाडु दोनों में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इनके बाद भोजन परिरक्षण। देखिए भोजन को सुरक्षित रखने का बहुत सारा क्या है तरीका है। अलग अलग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम अलग अलग प्रकार के तरीकों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप लोग 3, 4, 5 के EVS में भी पढ़ा था कि धनिया के पत्ता को रखना है तो गीले कपड़े में लपेट कर रखना होगा ना, चावल पर गीला कपड़ा डाल के रखना होगा, या पानी भरी कटोरी में उसको क्या करना होगा, रखना होगा ना। ये सब बातें आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी। अचार सब जो है उसको लवलन की क्रिया के द्वारा, साल्टेशन यानी नमक में उसको सुरक्षित रखा जाता है। मांस को जो है निर्जलीकरण के द्वारा यानी उससे पानी का अंश खत्म करके एकदम ड्राई रूप में उसको सुरक्षित रखा जाता है। मछली को हिमीकरण के द्वारा बर्फ डाल करके क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। पनीर को निर्वात पैकिंग के द्वारा यानी उस जिस डिब्बे में उसको भरा जाता है उससे हवा बिल्कुल निकाल दिया जाता है, तो इससे पनीर लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। दूध को गर्म और ठंडा करके यानी पाश्चरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो एग्जाम्पल है किसका, रासायनिक परिरक्षक का। किसका इस्तेमाल है, किसका उदाहरण है, रासायनिक परिरक्षक का। तो देखिए आप लोगों को अभी जो इस 2 पार्ट में बताए हैं 3, 4, 5 के अलावा वाला तत्व, एक घंटा 11 मिनट कितना सेकंड का था, 45 सेकंड का, उसमें 3, 4, 5 और आपको का बुक वाला जो तथ्य है वो बताए हुए हैं ना। और उनके बाद एक गो ऊ वीडियो और 2 गो ई वीडियो यदि आप देख लेते हैं ना तो EVS में उससे बाहर कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, पेडागोजी सेक्शन में क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछ सकता है। EVS के पेडागोजी में क्या सब याद रखना है कि EVS जो है वह कैसा विषय है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एकीकृत उपागम ना, यानी वर्ग 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं वह पर्यावरण का जो अलग अलग पक्ष है, सामाजिक पक्ष या प्राकृतिक पक्ष या पर्यावरणीय पक्ष, यानी कहने का मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अलग अलग वो समझने में सक्षम नहीं होते। अतः इस उम्र के बच्चों के लिए एक ही किताब डेवलप की गई है, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें तीनों सब्जेक्ट शामिल है, साइंस भी, सोशल साइंस भी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान न। तो इसको अपनाया गया, इसी को पर्यावरण अध्ययन का क्या कहते हैं, एकीकृत उपागम कहते हैं। और अपनाने का कारण यही है कि इस उम्र के बच्चे जो है वह पूरे पर्यावरण को समग्र रूप में क्या करते हैं, देखते हैं, अंश के रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए इस उपागम को अपनाया गया। पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत उपागम अपनाने की सिफारिश जो है 1975 में की गई। 2000 ईस्वी में NCF 2000 के द्वारा जो है यह कहा गया कि इसको लागू किया जाए न, और इसको बढ़िया से लागू किया गया NCF 2005 के द्वारा न। वर्ग 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का कोई किताब नहीं है, लेकिन वर्ग 1 और 2 में आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ानी है, किताब नहीं होता लेकिन पर्यावरण अध्ययन पढ़ानी है। गणित और भाषा के संदर्भ में वर्ग 1 और 2 में आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है। वर्ग 3, 4 और 5 में, वर्ग 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन का स्पेशल क्या होता है, आपको बुक होता है न। उनके बाद आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि वर्ग 1 से 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, वह 6 थीमों पर क्या है, आधारित है न। कितने थीम पर, 6 थीम पर न। भोजन, पानी, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं न। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं न। इसमें पहला वाला जो थीम है परिवार और मित्र, उसके उप थीम के रूप में पौधे, जंतु, काम और खेल, संबंध
ना। इन 4 उपथीम को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। परिवार और मित्र के अंतर्गत जंतु और पौधे को रखा गया है, जिससे बच्चे जंतु और पौधे को भी अपने परिवार का अंग समझ पाए, उनके प्रति क्या हो सके, संवेदनशील हो सके, है कि नहीं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे आसपास के पर्यावरण के प्रति क्या हो सके, सजग हो सके, सामाजिक मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन कर सके, वैज्ञानिक प्रवृत्ति उसमें विकसित हो, वे अन्वेषण कर सके। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं, उसमें आपको क्षेत्र भ्रमण विधि, यानी पर्यावरण के बाहर ना जाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना, तो वो पर्यावरण का क्षेत्र भ्रमण विधि है जो ज़्यादा बेस्ट है ना। क्षेत्र भ्रमण से थोड़ा कम बेस्ट जो है वो परियोजना विधि, ये सब है ना। परियोजना विधि, चर्चा विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, इन सब विधियों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। पर्यावरण शिक्षा को कक्षा केंद्रित नहीं बनाना है, कक्षा के अंदर भी या कक्षा के बाहर भी, दोनों जगह पर्यावरण के टीचिंग का काम हमको करना है ना। कक्षा की चारदीवारी में बंद रखने से बच्चे पर्यावरण को नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद एक होता है पर्यावरण में शिक्षा, यानी पर्यावरण के बीच जाकर पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताना, पर्यावरण में शिक्षा कहलाता है। एक होता है पर्यावरण के बारे में शिक्षा, यानी पर्यावरण के जो भी तथ्य है उनके बारे में बच्चों को अवगत कराना, पर्यावरण के बारे में शिक्षा है। एक होता है पर्यावरण के लिए शिक्षा, यानी हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, उनके लिए जो हम शिक्षा देते हैं वह पर्यावरण के लिए शिक्षा कहलाता है ना। पर्यावरण अध्ययन में कहानी कविताओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चे का साहित्यिक मनोरंजन हो सके, बल्कि इसलिए किया जाता है कि बच्चे जो है अमूर्त चिंतन, यानी कहानी से घटनाओं को जोड़ सके, पात्रों को, कहानी के पात्रों को अपने पर्यावरणीय चीज़ों से क्या कर सके, जोड़ सके, नहीं उसमें कल्पना करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता डेवलप हो सके। इसलिए पर्यावरण अध्ययन की किताब में आपको कहानी कविता आदि को क्या किया गया है, शामिल किया गया है ना। आपको 1 to 5 में मानचित्र के बारे में भी बच्चों को क्या करना है, बताना है। और मानचित्र शिक्षण का जो उद्देश्य होगा वो यह होगा कि बच्चे दिशा और दूरी का सापेक्षिक ज्ञान क्या कर सके, प्राप्त कर सके। लेकिन आप 1 to 5 के बच्चे से कभी भी यह आशा नहीं करेंगे कि वह बिल्कुल शुद्ध मानचित्र खींच लेगा, आप इसकी आशा नहीं करेंगे। मानचित्र देखकर दिशा और दूरी के बारे में बच्चे अनुमान कर पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। ये आपको 1 to 5 में मानचित्र शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। मानचित्र में आपको एक मानचित्र जो होता है ना, उसका एक पैमाना होता है, यानी वास्तविक दूरी जितनी होती है स्थानों की, मानचित्र में तो उतना बड़ा स्थान नहीं होता, पैमाना का यूज किया जाता है। मानचित्र में जो है आपको दिशा, प्रतीक, पैमाना, इन सब का यूज किया जाता है। अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग तरह की रेखाओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। मानचित्र पर पैमाना यदि लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 210 मीटर, तो इसका मतलब है कि मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है, दो स्थान के बीच का 1 सेंटीमीटर का दूरी, वह वास्तव में 210 मीटर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई मानचित्र का पैमाना है, उसमें 1 mm जो है ना, वह इतना किलोमीटर के बराबर है। तो यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी इतना mm हो, तो उनके बीच वास्तविक दूरी कितना होगी ना। तो मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्या होता है, निकालना होता है। मानचित्र में ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम ना। दिशा वाला प्रश्न भी पूछता है ईवीएस में। समय वाला भी क्या करता है, पूछता है। 2 तरह का घड़ी होता है, 24 घंटा वाला, तो उसमें AM PM नहीं होता है, सीधा आपको 1 से 24 तक जा कर के क्या होता है, बचता है ना। एक होता है आपको AM PM वाला, 12 घंटा वाला ना, तो उसमें 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक क्या होता है, AM की PM, AM 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक AM होता है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक PM होता है ना, अपराह्न और पूर्वाह्न। तो उससे संबंधित भी समय पर आधारित सवाल भी आपको एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे
जाते हैं ना। हुआ है सर, एक कोई व्यक्ति 30 अगस्त हाँ को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, ये क्वेश्चन शायद दिया है कि इम्पोर्टेंट है ऐसा। हाँ, वो सब इम्पोर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। एक गो देखिए फिक्स है, एक गो जो है वो आपको ये दिशा दूरी से पूछबे करेगा, एक गो मानचित्र से पूछेगा, कभी पूछ देगा कि फलना से फलना जगह किस दिशा में है, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन यदि आपको यह पूछे कि मानचित्र में यह पैमाना इतने को सूचित करता है तो कितना है वास्तु, ये सवाल क्या है, आसान है। और यदि मानचित्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है यह पूछ दे ना, तो वो और भी आसान है। तो एक गो मानचित्र से 3 तरह का सवाल पूछता, उसमें एक तरह का सवाल कठिन है, 2 तरह का सवाल आसान है। तो आसान वाला आप लोगों को पूछ दे तो आप लोगों का अच्छा भाग्य रहेगा। एक गो दिशा दूरी वाला सवाल आपको कम से कम रहबे करेगा ना। उनके बाद जो है आपको 3, 4, 5 का जो EVS बुक है ना, उससे यदि नहीं पूछेगा तो भी 8-9 गो क्वेश्चन पूछेगा। उनके एक्स्ट्रा जो तथ्य है उनसे 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके बाद उसके पेडागोजी सेक्शन में अभी जितना बात पेडागोजी का हम बताए उससे हर एक सेट में आपको 3-4 क्वेश्चन क्या होगा, मिल जाएगा ना। उनके बाद कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन जो इतना दिन से आप पेडागोजी पढ़े, यानी कॉमन माइंड वाला होता है कि कहाँ हम किस चीज़ का क्या करेंगे, यूज करेंगे ना, वो होता है। तो पर्यावरण अध्ययन बिल्कुल आपको आसान है, ठीक है, आप लोग इतना दिन से पढ़ चुके हैं। यदि कोई नए भी हैं ना तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। 2 गो पर्यावरण अध्ययन का PDF है, 2 गो क्या है PDF, और 3 गो वीडियो लेक्चर, 2 PDF और 3 गो वीडियो लेक्चर, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए ना। वो 50-22 को अब छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ, तो वो उसी को न फिर बता दिए, तो अब वो PDO को क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। यानी वो 1 घंटा 45 मिनट वाला, कल वाला वीडियो 30 मिनट का, आज वाला वीडियो अभी लगभग 45-46 मिनट हो रहा है न। तो ये वीडियो, ये 3 गो वीडियो को देखिए, ठीक है, और 2 गो PDF को आप देखिए। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर दिमाग लगा करके बनाइए। पर्यावरण में 30 में 30 आएगा, 29 आएगा, 28 आएगा, 27 आएगा। क्यों नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। ऐसा हिम्मत नहीं हारिए। कैसे नहीं आता है, मेरा सर्टिफिकेट देखे हैं ना आप लोग हैं, 132, 30 में, किसी में 29 है, किसी में 28 है ना। तो कैसे आता है, आता है ना, आपका भी आएगा। ठीक है, 48 मिनट हो गया है।